हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 6 जून 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। कल आप सभी ने बताया कि सर जो क्विक रिवीजन है वो काफ़ी आपको यूज़फुल लग रही है, तो डेफिनेटली हम उसको कंटिन्यू करेंगे। एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम क्विकली चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन भी ना आप सब कह रहे थे कि सर लेक्चर के एंड में ही हो तो ज़्यादा बेहतर है, तो बिल्कुल वैसा ही मैंने रखा है आज के सेशन के अंदर। बट मेक श्योर आप इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट जरूर कीजिए, क्योंकि जो मैंने नोटिस किया है ना कि लेक्चर बहुत लोग देखते हैं पर दरअसल में क्वेश्चंस बहुत कम लोग अटेम्प्ट करते हैं। ऐसा मत कीजिए, ठीक है। क्वेश्चंस जो हैं वो आप सभी की ही प्रैक्टिस के लिए हैं, कहीं ना कहीं आप उनसे सीखो। सी सेट भी हम डिस्कस करते हैं इसीलिए, ठीक है। तो मेक श्योर आप इन क्वेश्चन को डेफिनेटली अटेम्प्ट किया कीजिए। चलिए आगे बढ़े, उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। जो हमारा 60 डेज मेन स्प्रिंट है उसके रिगार्डिंग ही कल बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्कशॉप थी विद रिगार्ड्स टू लर्निंग द एसेंशियल्स ऑफ आंसर राइटिंग। अब आज और कल यानी कि 6 और 7 जून को भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आज डिस्कशन होगा डिकोडिंग यूपीएससी मेंस थ्रू लाइव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और 7 जून को एसए के राइटिंग के रिगार्डिंग। तो मेक श्योर आप इनको अटेंड कीजिए। अगर आप दिल्ली में हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा डेफिनेटली कि आप हमारा जो पटेल नगर मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर आपको हमारा ऑफलाइन सेंटर देखने को मिल जाएगा। तो शाम 5 बजे आप वहाँ पर इसको अटेंड कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर ना लाइव आप इंटरेक्ट करोगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। बाकी स्टूडेंट जो दिल्ली से बाहर के हैं वो यहाँ पर इसको ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब पे आपको ये सेशन मिल जाएगा। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है शानन पावर प्रोजेक्ट। थोड़ा इंपॉर्टेंट है हमें समझना। देखो इसकी ना मैं थोड़ा आपको हिस्ट्री बताता हूँ। दरअसल में ये प्रोजेक्ट ना कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, काफी लंबा प्रोजेक्ट है। ओके सर, तो हुआ क्या है ना, दरअसल में जो पुराने टाइम्स के अगर हम चलते हैं, पहली बात तो दो पार्टीज हैं यहाँ पे, एक है पंजाब, एक है हरियाणा हिमाचल प्रदेश हमारा, ठीक है ना। कौन सी दो स्टेट्स हैं, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है ना ये हमें देखने को मिलेगा मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हिमाचल प्रदेश के अंदर ना एक डिस्ट्रिक्ट है मंडी नाम से, मतलब जब आप लेट्स से चंडीगढ़ से अगर आपको मनाली जाना है ना तो रास्ते में मंडी पड़ता है वहाँ पे, तो मंडी डिस्ट्रिक्ट है। वहां पर ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लोकेटेड है इन जोगिंदर नगर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट है मंडी डिस्ट्रिक्ट, जगह का नाम है जोगिंदर नगर। अब ये हिस्ट्री में हुआ क्या कि उस टाइम यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया गया, ठीक है। उस टाइम ना इस प्रोजेक्ट की जो लीज थी वो पंजाब को दी गई। दरअसल में जो मंडी एरिया के उस टाइम के रूलर थे उनका नाम था राजा जोगिंदर सिंह, ठीक है। उन्होंने क्या किया, 99 साल के लिए इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की जो लीज थी वो दे दी किसको, पंजाब सरकार को। तो अब क्या हो रहा है, अब ये 99 ईयर्स खत्म होने वाले हैं, यानी कि 2024 में, मार्च 2024 में ये 99 ईयर्स का जो कंट्रोल था पंजाब गवर्नमेंट के पास ये खत्म होने वाला है। अब ऐसे टाइम के ऊपर क्या होगा, क्या हिमाचल प्रदेश के पास वापस से प्रोजेक्ट आ जाएगा, या फिर पंजाब गवर्नमेंट बोलेगा कि नहीं ये तो मेरा पीरियड, इसको एक्सटेंड किया जाए, मैं नहीं देना चाहता वापस। तो अभी सिचुएशन इसी बीच में अंदर है। पंजाब का अभी तक यही कहना है कि एक तरह से वो लीगल मेथड अपनाएंगे ताकि ये जो प्रोजेक्ट उनके अंडर कंट्रोल है आज के टाइम के ऊपर ये उन्हीं के पास रहे। हिमाचल अब बोलेगा कि नहीं अब तो आपका टाइम पीरियड खत्म हो गया, अब वापस मुझे दो। तो इस तरह से ना एक तरह का फेस ऑफ हमें देखने को मिल सकता है विद रिगार्ड्स टू शानन पावर प्रोजेक्ट। ये थोड़ी हिस्ट्री समझ ली। थोड़ा अगर और देखें तो 110 मेगावाट का ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। जगह हम समझ ही चुके हैं कहाँ पर है, ठीक है। हिमाचल जो प्रदेश की गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है कि हम इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे इसकी लीज को, पर पंजाब इसमें मानने को रेडी नहीं है, वो लीगल रिकोर्स की तरफ बढ़ेगा। यहाँ पे ये 2024 में ये खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा अगर इसके बारे में और जाने ना, तो यहाँ पर आप नोटिस करो कि ये आपको उल रिवर के ऊपर शानन पावर पावर प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। सर ये उल रिवर क्या है, दरअसल में आप जानते हो ना जैसे इंडस की अलग अलग ट्रिब्यूटरीज हैं, बिल्कुल मैंने आपको नॉर्थ टू साउथ भी बताया था, याद करो मैंने बताया था ना। इंडस सबसे ऊपर ऊपर आ गया, उसके बाद आपका झेलम हो गया, फिर चनाब, फिर रावी, ब्यास एंड लास्ट में सतलुज आती है, ठीक है। ये बात आप सभी जानते होंगे। तो जो हमारा ये ब्यास रिवर है ना इसकी एक ट्रिब्यूटरी है उल रिवर, ठीक है ना। तो ये जो रिवर है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्यास रिवर की। और ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है उल रिवर, ये ओरिजिनेट होती है थामसर ग्लेशियर इन धौलाधार रेंज ऑफ हिमालयास। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होंगे। ये बाकी थोड़ी हिस्ट्री है कि 1922 में इसको किया गया, फिर 24 में इसको दिया गया इस तरह से, पर उतना आपको ध्यान में नहीं देना, ठीक है। बस एक बेसिक आइडिया यहाँ पे रखो कि कब कब यहाँ पे थोड़ी चीजें हुई हैं, एंड आई थिंक दैट शुड बी इनफ। दूसरे टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज इवेपो ट्रांसपिरेशन। न्यूज में पेपर में रहा है, ठीक है ना, तो थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो इवेपो ट्रांसपिरेशन ना दरअसल में दो वर्ड से बना है। एक तो आप जानते होंगे इवेपोरेशन, और दूसरा हो गया आपका ट्रांसपिरेशन।
सर इवेपोरेशन का तो मीनिंग हमें पता है, क्या मीनिंग होता है इसका। जैसे मान लो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो इवेपोरेट करते हैं तो क्या हो जाता है, वाटर आपका कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, आपके वेपर फॉर्म के अंदर। ठीक है, आपका हो सकता है लेट्स से कोई सी है, कोई लैंड है, वहां से जो पानी है कहीं ना कहीं वो वेपोरेट होता है और वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को आप वेपोरेशन बोलते हो। ठीक है सर। सर ट्रांसपीरेशन क्या होता है। देखो ये प्लांट्स के साथ लिंक्ड है। कैसे। अब प्लांट्स के ना, जो आप जानते हो प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं, ठीक है, तो लीव्स की ना कुछ ओपनिंग्स होती हैं, कुछ गैप्स होते हैं, या फिर कह लो, या ओपनिंग्स ही कह लो, जो स्टोमेटल ओपनिंग्स आपने सुना होगा। जी सर सुना है स्टोमेटल के बारे में। तो स्टोमेटल ओपनिंग्स क्या करती हैं, बेसिकली गैसेस का एक्सचेंज होता है इसके द्वारा। बिल्कुल। अब गैसेस का एक्सचेंज तो होता ही होता है, साथ में वाटर का भी एक्सचेंज होता है विद रिगार्ड्स टू एटमॉस्फेयर। इसी बात को क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। तो जब इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, इवेपोरेशन को और ट्रांसपीरेशन को, तो उनके लिए वर्ड हम क्या यूज करते हैं, इवेपो ट्रांसपीरेशन। अब यहाँ पर ना इस पर्टिकुलर चीज के अंदर क्या बात करी गई है कि इवेपोट्रांसपिरेशन का ना हमारा क्लाइमेट को समझने के रिगार्डिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सर वो कैसे, इवेपोट्रांसपिरेशन का क्लाइमेट के साथ क्या लिंक, मैं समझाता हूँ। देखो समझने की कोशिश करो, एक सेकेंड सॉरी। अगर मान लो आपका ये जो इवेपोट्रांसपिरेशन है, एक मान लो आप प्रेसिपिटेशन, ठीक है, प्रेसिपिटेशन आप सभी जानते होंगे बेसिकली कितना, कहीं ना कहीं कितनी बारिश हुई है, वो सारी चीजें। अगर इवेपोट्रांसपिरेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रेसिपिटेशन, ये क्या दिखा रहा है कि पानी इवेपोरेट और ट्रांसपिरेट ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू प्रेसिपिटेशन। ये दिखाता है कि वो एरिया एक डेजर्ट वाला एरिया है। समझ रहे हो ना। क्यों, खुद देखो कि बारिश वगैरह बहुत कम हो रही है, वेयर एज वहां से इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो रही है, तो ये क्या है, आपका डेजर्ट एरिया हो गया। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं आपका इसका उल्टा, कि इवेपोट्रांसपिरेशन आपका कम है, प्रेसिपिटेशन वाला ज्यादा है, इसका मतलब वहां पे अच्छी खासी बारिश हो रही है कि नहीं। इसी के बेसिस के ऊपर ना आपके जो अलग अलग आप देखते हो क्लाइमेट रीजन्स देखने को देख मिलते हैं। जैसे आप जानते होंगे सवानाज हो गया, या आपका डेजर्ट एरियाज हो गया, या फिर जो एवरग्रीन वाले हो गया, इस तरह के आप एरियाज को पढ़ते हो। ये कैसे हम डिटर्मिन करते हैं, ये इसी बेसिस पे डिटर्मिन करते हैं कि कौन सी चीज ज्यादा है, कौन सी चीज कम है। तो अलग अलग हमारे जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं, वो क्लाइमेट रिलेटेड एस्पेक्ट को समझने के लिए इन चीजों का यूज करते हैं। इवन यहाँ पे ये बात भी करी गई है ना, जो वाटर साइकिल होता है, तो वाटर साइकिल का जो पहला स्टेज है या पहला स्टेप है, वही एक तरह से वेपोट्रांसपिरेशन है। क्यों, क्योंकि आप खुद देखो, वाटर साइकिल के अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कहीं ना कहीं पानी धरती से जाए, मतलब पानी धरती से वेपर के अंदर कन्वर्ट हो, और वही तो दरअसल में वेपोट्रांसपिरेशन यहाँ पे बात कर देता है। तो डेफिनेटली इसके लिए मतलब इट इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स इन वाटर साइकिल का जो प्रोसेस होता है, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। मीनिंग देखो मैंने आपको ट्रांसपिरेशन का भी समझा दिया, इवेपोरेशन का भी समझा दिया, ये डेफिनेटली वही चीज है कि मूवमेंट कैसे कैसे हो रही है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप नोटिस करोगे तो कितनी तेजी से वेपोट्रांसपिरेशन हो रहा है, ये कुछ चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल सोलर रेडिएशन, ठीक है, उसी तरह से आप देखोगे दिन की लेंथ कितनी है, क्योंकि आप खुद देखो ना हो क्या रहा है, चीजें इवेपोरेट हो रही हैं। दिन लंबा होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगी, तो वेपोट्रांसपिरेशन ज्यादा तेजी से होगा। तो इस तरह से अगर हायर टेम्परेचर होता है उस केसेस में ज्यादा पानी वेपोरेट करेगा, ह्यूमिडिटी कम होती है उस केस में ज्यादा वेपोरेट करेगा। अगर सोलर एनर्जी स्ट्रांग होती है, विंड स्पीड की स्ट्रांग होती है, उस केस में ये ज्यादा तेजी से वेपर ट्रांसपिरेशन हमें देखने को मिल जाता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके साथ ही हमारे जो किसान भाई हैं, ठीक है, वो भी एस्टिमेट करते हैं कि कितना पानी देना है अपनी फसलों को, इन्हीं सभी चीजों के बेसिस के ऊपर। वहाँ का लोकल वाटर साइकिल हो गया, ये सारी चीजें वेपर ट्रांसपिरेशन पे डिपेंड करती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे विद रिगार्ड्स टू वेपर ट्रांसपिरेशन, जो हमें पता होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज ऑपरेशन ब्लू स्टार। अब सर इसका क्या है कॉन्टेक्स्ट, अभी अभी क्या है ना, आज जैसे आज है 6 जून, तो 6 जून को क्या होती है, ऑपरेशन ब्लू स्टार की एनिवर्सरी होती है, मतलब 39th एनिवर्सरी अभी। तो थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि आखिर ऑपरेशन ब्लू स्टार है क्या। देखो दरअसल में ऑपरेशन ब्लू स्टार ना एक तरह का कोड नेम था। आप याद करो 1984 का टाइम, उस टाइम ना पंजाब के अंदर काफी सारे इश्यूज चल रहे थे, ठीक है, और एक इशू था जो एक्सट्रीमिज्म का। एक ना लीडर थे, मतलब जिनका नाम था जरनैल सिंह भिंडरा वाले। अब ये सेपरेटिस्ट थे एक तरह से। ये कहने का मतलब क्या, इनकी डिमांड थी कि एक तरह से ना हम सिख लोगों के लिए एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते थे, मतलब कंट्री से एक तरह से अलग होना चाहते थे। तो इस तरह की एक इंडिपेंडेंट स्टेट की इनकी डिमांड थी सिख लोगों के लिए। तो ये थे जरनैल सिंह भिंडरा वाले। अब इन्होंने काफी सारे लोगों को वहां पे करने की कोशिश करी, अपने साइड पे कोशिश की, और हुआ भी ऐसा। इनफैक्ट इन दी एंड जो हरमंदर साहिब है ना, बेसिकली जो आपका गोल्डन टेम्पल वाला एरिया है,
वहां पर जाके इन्होंने एक तरह से अपना कंट्रोल ले लिया, वहां पर ये जाके वहां की टेम्पल के प्रेमिसेस के अंदर वहां पे जाके अपना रुक गए। अब ऐसे टाइम के ऊपर हमारी कंट्री, हमारी गवर्नमेंट चाहती थी कि नहीं यार, टेम्पल, गोल्डन टेम्पल के अंदर तो हम नहीं होने दे सकते ऐसी चीजें। वो चाहते थे कि गोल्डन टेम्पल का कंट्रोल उनके पास आए। तो इस वजह से इस ऑपरेशन को रन किया गया, ऑपरेशन ब्लू स्टार को। अब इस केस में पता क्या हुआ, ये खालिस्तानी जो टेररिज्म था, जो खालिस्तान की मूवमेंट थी, उसको एक मेजर झटका लगा। ठीक है, वहां पे हमने इनको मार तो दिया, पर इशू क्या आया, कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ पे ना हमारी गवर्नमेंट ने उनको एंटर करना पड़ा गोल्डन टेम्पल को। और जो गोल्डन टेम्पल का जो मेन श्राइन था, उसको भी कुछ लॉस हमें देखने को मिला। ठीक है ना, वहां पे भी उसका थोड़ा सा वहां पे डिस्ट्रक्शन वहां पे देखने को मिला। इस वजह से जो इश्यूज थे वो ज्यादा बढ़ गए। ठीक है ना, उसके बाद में आप जानते होंगे कि जो इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है, उनको उनको भी उनको भी मार दिया गया उनके सिख बॉडीगार्ड्स के द्वारा। उसके बाद हमें दिल्ली के अंदर एंटी सिख रॉइट्स भी देखने को मिले। तो ये सारा प्रोसेस इस तरह से वर्क किया। ठीक है ना, तो क्या था दरअसल में ऑपरेशन ब्लू स्टार, एक आर्मी ऑपरेशन था जो 1 से 10 जून के बीच में कैरी आउट किया गया, ताकि जो जर्नैल सिंह भिंडरावाले और जो बाकी मिलिटेंट्स गोल्डन टेम्पल के अंदर थे, उनको एक तरह से वहां से हटाया जा पाए। इससे खालिस्तानी मूवमेंट को एक झटका लगा, पर बहुत सारे और इश्यूज भी हमें यहाँ पे देखने को मिले। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका अकाल तख्त कॉम्प्लेक्स हो गया, और साथ साथ जो गोल्डन टेम्पल है उसको जो ऑक्युपाई कर रखा था, उसको हमें यहाँ पे उनके कंट्रोल से निकालना था। इसके बाद में एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, ब्लू स्टार जो हम समझ गए, एक था ऑपरेशन ब्लैक थंडर। ये क्या था, ये 2 साल के लिए चला, फ्रॉम 1986 टू 1988, ताकि जो बाकी के रिमेनिंग खालिस्तानी मिलिटेंट्स थे और जिन्होंने गोल्डन टेम्पल को अपने बेस की तरह यूज किया था, उनको हटाने के लिए। तो ब्लू स्टार तो आपको ध्यान में रखना ही है, ऑपरेशन ब्लैक थंडर को भी आप अपने दिमाग में रखेंगे। राइट, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज इंडियन फ्लैपशेल टर्टल्स। इसको समझते हैं। देखो अभी क्या हुआ है ना, 56 फ्लैपशेल जो ब्लैक टर्टल्स हैं वो हमें डेड पाए गए हैं इन फायर इन प्राइवेट लैंड इन कासरगोड। दरअसल कासरगोड आपको केरला के अंदर देखने को मिल जाएगा, जो कर्नाटका और केरला का बिल्कुल बॉर्डर है ना, वहां पर ये पर्टिकुलर जगह आपको देखने को मिल जाती है। तो आखिर ये इंडियन फ्लैपशेल टर्टल्स है क्या। देखो ये फ्रेश वाटर है, पहली बात तो आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेश वाटर स्पीशीज है टर्टल की, इस तरह से दिखती हैं, जैसा इमेज के अंदर आप देख सकते हो। तो आपको अलग अलग कंट्रीज जैसे इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इनमें आपको देखने को मिल जाएंगी। ये थोड़े शैलो पानी में रहते हैं, थोड़े क्वाइट पानी में रहते हैं, और स्टेगनेंट होता है पानी। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता कि चलता फिरता है, वो बहुत कम होता है ऐसा। ठीक है, इरिगेशन प्लांट्स, इन सभी में आपको देखने को ये मिल जाएंगे। अब एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान में रखना, इनको सॉलिटरी पसंद है, मतलब थोड़ा अकेले रहना पसंद है, और दिन के टाइम पर ये एक्टिव होते हैं। यहाँ पर ये प्रेफर करते हैं ऐसा पानी जहाँ पे सैंड हो या मड बॉटम हो, क्योंकि ये बरो करने की इनकी टेंडेंसी रहती है। सर इसका मतलब क्या है, बरो करने की मतलब टेंडेंसी है, दरअसल में जमीन के अंदर ना एक तरह का, मतलब जिसको क्या बोलते हैं कि खोदने की कोशिश करते हैं। ठीक है, खुदाई करते हैं जमीन के अंदर, मतलब एक जैसे बिल वगैरह नहीं बनाते, उस तरह की यहाँ पे बात हो रही है कि एक तरह की छोटी सी टनल बना ली जमीन के अंदर, वो इनकी टेंडेंसी रहती है। तो इसलिए पानी इनको चाहिए जहाँ पर सैंड हो, मड बॉटम हो, ताकि वो खुदाई कर पाए एक तरह से, और वहां पे अच्छे से रह पाए। इसके साथ में अगर आप नोटिस करो, तो इक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर पोल्यूशन को कम करने के अंदर इनका बड़ा रोल है। कैसे सर, क्योंकि स्नेल, इंसेक्ट, डेड एनिमल्स के फ्रेगमेंट्स के ऊपर फीड करते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे पोल्यूशन कम हो जाता है। अब इनकी जो बॉडीज होती है ना, थोड़ा अडेप्ट करने के लिए बहुत सही है। सर कैसे, दरअसल में एक वर्ड आपको यहाँ पे समझना है, एस्टिवेशन। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि मान लो ना कि जैसे मान लो ड्राई कंडीशन है, मान लो समर का बहुत ही टाइम चल रहा है, बिल्कुल ड्रॉट वगैरह की कंडीशन चल रही है, ऐसे टाइम के ऊपर ना आप अपनी जो एक्टिविटी है उसको कम कर लेते हो। मीनिंग क्या, एक तरह की डॉर्मेंसी में चले जाते हो। समझ रहे हो, आप उतने एक्टिव नहीं रहते, आप अपनी डॉर्मेंसी में चले जाते हो। एक तरह से इसको ना समर स्लीप भी कहते हैं। आप सोने चले गए मान लो, ऐसा मान के चलो, तो होगा क्या, आपकी बॉडी को उतना चीजें बियर नहीं करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं होना पड़ेगा कि आपको बहुत आपकी बॉडी पे प्रेशर आ रहा है, नहीं। अगर मान लो सिचुएशन खराब भी है ना आउटसाइड एनवायरनमेंट की, आपने अपने आप को इस तरह से कर लिया, आप जैसे सोने चलेंगे, थोड़ा इनएक्टिविटी होगी, कुछ आप काम नहीं कर रहे, हाइबरनेशन के मोड में चले गए, उसको बोलते हैं एस्टिवेशन या समर स्लीप भी आप इसको बोल सकते हो। तो अपनी एक्टिविटी को आपने अपने स्लो कर लिया समर टाइम के ऊपर, ड्रॉट के टाइम्स के ऊपर, ताकि आप अच्छे से सर्वाइव कर पाओ ड्राई कंडीशंस को। तो ये वर्ड आप ध्यान में रखिएगा एस्टिवेशन के बारे में। ठीक है, ओमनीवोरस होते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आप समझ जाइए, दोनों को खाते हैं। तो साथ ही साथ इनका आईयूसीएन स्टेटस हमें वल्नरेबल देखने को मिलेगा, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के शेड्यूल 1 के अंतर्गत इनको रखा गया है। क्लियर हुआ, तो ये सारी चीजें थी जो हमें आज डिस्कस करनी थी। कुछ क्वेश्चंस, जैसे फॉर एग्जांपल इक्वेटोरियल काउंटर करंट,
अब यही मैंने आपको इसका आंसर दे ही दिया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप इसको खुद अपने एंड पे पढ़ो। जैसे आज हमने वेपर ट्रांसपिरेशन पढ़ा ना, इस तरह से कुछ कुछ जो ज्योग्राफिकल फिनोमेना होते हैं उसके रिगार्डिंग यूपीएससी क्वेश्चन पूछती रहती है। यहाँ पर इक्वेटोरियल काउंटर करंट क्यों आता है, क्योंकि दो इक्वेटोरियल करंट्स जब मिलते हैं तो डेफिनेटली उससे ईस्टवर्ड फ्लो हमें देखने को मिलता है। तो ये बात आपने पढ़ी है ज्योग्राफी के अंदर, नहीं पढ़ी तो जाके एक बार रिवाइज कर लेना, इजी क्वेश्चन ही था ये। ठीक है, आज के लिए सर होमवर्क क्या रहेगा? देखो, पहला रहेगा होमवर्क आपका सी सेट का। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको एक बार ट्राई करो, सोचो कि क्या इसका आंसर होगा और खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश करना अपने एंड पे, राइट। और मुझे नीचे कमेंट्स में बताना भी। एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन आज के बेसिस के ऊपर ही, ठीक है, थोड़ा सा बनाने की कोशिश करी गई है, जैसा यूपीएससी ने इस पर कुछ क्वेश्चन पूछे थे असर्शन रीजनिंग के, तो इनका आंसर मुझे आप नीचे आप कमेंट्स पे बताओगे। एक आधा ट्रू फॉल्स भी है, तो इसको भी मुझे आप बताओगे इनमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। कल जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे उनका मैं आपको क्विकली एक बार आंसर बता देता हूँ। पहले वाला ये क्वेश्चन था यूजीसी वाला, याद है ना, जो हमने देखा था कैसे रेगुलेशंस चेंज हुई हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर देखो आपको आएगा कि यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सर दो स्टेटमेंट कौन सी? आपकी सेकंड और थर्ड तो बिल्कुल करेक्ट है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए मैंडेटरी है एकेडमिक बैंक ऑफ रेट्स, ये भी हमने समझा था। ठीक है, तीसरा पॉइंट भी हमने समझा था। पर यहाँ पर नोटिस करो, जो हमने बात करी थी ना कि 2019 की जो गाइडलाइंस थी उनको 2023 में रिप्लेस किया गया। ठीक है, तो वहां ये बात करी गई थी कि अब कोई जो यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, अगर वो 20 साल से भी कम है ना, तब भी वो एलिजिबल है। तो 10 साल की बात नहीं थी, यहाँ 20 साल की बात थी। तो पहला गलत है, सेकंड थर्ड करेक्ट है, तो दो स्टेटमेंट यहाँ पे हमें करेक्ट देखने को मिल जाएंगी। कल मैंने याद करो एक सीसेट का क्वेश्चन भी दिया था, इसका ना बहुत कम लोग अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, देखो कोशिश क्या करो मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस करने की, थोड़ा हो सकता है टाइम ज़्यादा लगे, बट यही प्रैक्टिस है जो आपको एग्जाम में हेल्प करने वाली है। अब समझते हैं सर ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले तो ना, ज़्यादातर केसेस में क्या होता है ना, यहाँ पर आपको कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, आप काउंट करो कि टोटल नंबर्स कितने दिए गए हैं। टोटल नंबर्स मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 है टोटल। ठीक है ना, अब 20 के तरफ फैक्टर सोचो, 20 के फैक्टर होते हैं सर 2 × 10 और एक होता है 5 × 4। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो कहीं ना ये पैटर्न ही तो फॉलो कर रहे हैं, तो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो पैटर्न कुछ टाइम बाद रिपीट भी होगा। रिपीट का मतलब क्या होता है? रिपीट का मतलब यही तो होता है कि ये दो बार रिपीट हो रहा है 10 टाइम्स, या फिर ये 5 बार रिपीट हो रहा है 4 4 के पैटर्न में, ऐसा ही तो होगा। तो या तो देख लो कि 2 × 10 वाला होगा, ये 5 × 4, तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी इसी की होगी ना। आप देखो वरना दो दो का तो हमें दिख जाता कुछ ना कुछ। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि 5 × 4 की पॉसिबिलिटी हो। अब अगर आपने ये चीज सोच ली है कि हाँ यार 5 × 4 होगा, तो हो सकता है 4 4 एलिमेंट के 5 सेट हों या 5 5 एलिमेंट के 4 सेट हों, है कि नहीं? तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा नोटिस करो, जैसे सबसे आखिर में आपको क्या देखने को मिलेगा? ABCD। और यहाँ पर पहला जो है वर्ड जो डल रहा है वो ज्यादातर में डी ही दिख रहा है। तो अगर मान लो यहाँ पर भी ABCD है, आखिर में भी ABCD है, तो आपको थोड़ा आइडिया लगने लग गया ना कि यार शायद हो सकता है ABCD ABCD कुछ ऐसे करके रिपीट हो रहा, समथिंग लाइक दैट। तो हो सकता है कि 4 4 एलिमेंट के हमें 5 सेट देखने को मिले। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा डालने की कोशिश करो, तो आप देखो ABCD चलो यहाँ पे हो गया, सबसे आखिरी में भी ABCD है, फिर बाद में यहाँ पर ABC यहाँ पे आता है, तो आपने देखा यार बीच में एक खाली डिजिट बच जाता है, तो हो कुछ और भी यहाँ पे हो सकता है। तो थोड़ा सा ऐसे जब आप एनालिसिस करोगे ना, आप रियलाइज करोगे कि हाँ चलो स्टार्टिंग में तो ABCD है, उसके बाद ये ABC यहाँ पे आ रहा है, फिर ABC बाद में आ रहा है, फिर यहाँ BCD आ रहा है। तो थोड़ा सा आपको देखने में लगेगा कि हाँ यहाँ पर हो सकता है आखिरी वाले को सबसे पहले डाल दिया, तो ये बन गया DABC। फिर क्या कर दिया? फिर आखिरी वाले को फिर डाल दिया CDAB। मतलब कहने का मतलब क्या, ये ABCD था ना, तो आखिरी में कौन सा था? आखिरी में D था, तो D पहले आ जाएगा। अब D, फिर बाकी ऐसे चलेगा DABC, फिर ये आखिरी वाले को ले लिया, फिर CDAB। समझ रहे हो? आखिरी वाले को आगे डाल दिया, बाकी वैसे ही। फिर ये बी था, बी को आगे डाल दो, फिर BCAD, सॉरी BCDA। ठीक है ना, फिर ए को आगे डाल दिया तो ABCD। डेफिनेटली आपका पैटर्न तो बन गया। तो इस तरह से आप नोटिस कर सकते हो कि ये चीज ऐसे चली जा रही है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ बनेगा DDCA। ठीक है ना, तो यही पहले ना पैटर्न ही समझ नहीं आता कि कैसे इसको डिसाइफर कैसे करना है। तो आई होप आप थोड़ा इसको आइडिया आपका लग गया होगा कि इस तरह से हम सोच सकते हैं। अदरवाइज आप कैसे सोचोगे? वरना पैटर्न ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई सोच रहा है कि यार 3 3 का पैटर्न देखे, कोई कह रहा है कि 4 4 का देखे, कोई कह रहा है 6 6 का देखें। तो वो इनसे आपको थोड़ा एक आइडिया लग जाएगा अगर आप इसके नंबर्स देख लो, उनको फैक्टर्स में डिवाइड कर लो। क्लियर है? ठीक है सर। उसी तरह से एक ये भी मैंने दिया था आपको ट्रू फॉल्स NDRF के बारे में। क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है? द आंसर इज बिल्कुल फॉल्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर थी, तो ये बात आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी। दूसरा AVIA के बारे में, AVIA क्या था सर? AVIA स्टैंड्स फॉर
मतलब आपने देखा था ना एशिया पैसिफिक के रिगार्डिंग जो वीडियो इंडस्ट्री थी, हम उसकी बात यहाँ पे कर रहे थे। तो इसका इसके साथ तो बिल्कुल भी कोई लिंक नहीं है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा क्या, गलत हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमें आज के लेक्चर में समझनी थी। क्विकली अब हम चलते हैं आज की रिवीजन की तरफ। पहला क्या पढ़ा हमने, पहले हमने पढ़ा शानन पावर प्रोजेक्ट के बारे में। देखा कैसे पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में हमें देखने को मिलता है। हमने देखा कहाँ पर था ये, मंडी डिस्ट्रिक्ट जो है ना, वहां पर जोगिंदर नगर हमें देखने को मिलेगा, वहां पर हमने इसको देखा। साथ ही साथ ये समझा कैसे 99 ईयर की लीज थी वो अब खत्म होने वाली है। इसके अलावा हमने और क्या समझा था, यहाँ पे हमने समझा कि जो उल रिवर है ना, वहां पर ये पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, उल रिवर क्या था, हमने देखा ब्यास रिवर की ट्रिब्यूटरी है। जो उल रिवर है वो साथ ही साथ कहाँ से थी, थामसर ग्लेशियर जो आता है धौलाधार रेंज ऑफ हिमालयाज, वहां से ये ओरिजिनेट होती है। क्लियर हुआ, ये हो गया हमारा शानन पावर प्रोजेक्ट। दूसरा हमने क्या पढ़ा, इवेपो ट्रांसपिरेशन के बारे में। ये तो देखो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, हमने देखा भी कैसे एक इवेपोरेशन होता है, कैसे एक ट्रांसपिरेशन होता है। ये पहला स्टेप होता है कहीं ना कहीं हमारे जो वाटर साइकिल के अंदर। इसी के बेसिस के ऊपर क्लाइमेटोलॉजिस्ट अलग अलग अपनी राय लेते हैं। हमने ये भी समझा कि अगर वेपो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है प्रेसिपिटेशन के, इसका मीनिंग है कि वहाँ पे डेजर्ट फॉर्मेशन है। अदरवाइज कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि वहाँ पे अच्छी खासी हमें रेनफॉल देखने को मिल जाती है। तो ये सारे अलग अलग ना हमारे वाटर साइकिल हो गया, अलग अलग एस्पेक्ट्स को कहीं ना कहीं रन करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने इवेपो ट्रांसपिरेशन के रिगार्डिंग समझी। फिर हमने समझा ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में। हमने देखा कैसे 1984 में हमें देखने को मिला। ठीक है, उस टाइम के जो खालिस्तान मूवमेंट थी, जरनैल सिंह भिंडरा वाले के बारे में हमने समझा। ठीक है, तो फिर बाद में हमने क्या किया, गोल्डन टेम्पल के जो प्रेमिसेस थे वहां से इनको हटाने के लिए हमने ऑपरेशन ब्लू स्टार को यहाँ पे रन किया। एंड उसके बाद कुछ इश्यूज भी रहे यहाँ पे। ठीक है, एंड उसके बाद जो हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, उनकी यहाँ पे हत्या कर दी गई। साथ ही साथ एंटी सिक्सटॉइड्स भी हमें यहाँ पे इसके बाद देखने को मिले हैं। एंड लास्टली एक और चीज मैंने आपको बताई थी, ऑपरेशन ब्लैक थंडर। ये क्या था, ये 1986 से लेकर 1988 तक हुआ, ताकि जो कहीं ना कहीं बाकी खालिस्तान मिलिटेंट बचे थे उनको भी हम गोल्डन टेम्पल से हम निकाल पाए। तो ये बातें थी विद रिगार्ड्स टू ऑपरेशन ब्लैक थंडर एंड ऑपरेशन ब्लू स्टार। लास्टली हमने समझा क्या, इंडियन फ्लैप शेल टर्टल्स के बारे में। हमने देखा कि कैसे ये क्या है, ये फ्रेश वाटर स्पीशीज हैं। आपको ये मतलब शैलो वाटर्स के अंदर देखने को मिल जाती हैं। इसके साथ में थोड़ा दिन के टाइम पर ये ज़्यादा एक्टिव होती हैं। इनको बुरोस के अंदर, मतलब जो एक तरह से खुदाई करके जो बिल खोद के इनको रहना पसंद है, उनकी एक तरह से टेंडेंसी होती है, राइट। इसके साथ में ही इक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर जो पोल्यूशन था उसको यहाँ पे कम करने के अंदर इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एस्टिवेशन के रिगार्डिंग हमने समझा कैसे इसकी समर स्लीप के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मतलब समर स्लीप लेते हैं, ओमनीवर्स हैं। एंड लास्टली इनका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, वल्नरेबल। ठीक है, तो ये होगी हमारी क्विक रिवीजन। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एज नथिंग एल्स पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।